नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम CDP बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के क्लास हमारा ये दूसरा है, जिसमें हमने दो टॉपिक को कवर किया था। आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है साथियों, वो रहने वाला है अधिगम। अधिगम ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है ना? तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा साथियों। बेहद ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर के माध्यम से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, है ना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिगम। अधिगम को स्टडी बेहद ही इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है अधिगम से। तो इसका अर्थ समझिएगा क्या होता है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही क्या है, अधिगम कहलाता है। अब जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है उसको देखिएगा। गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। और मॉर्गन और किंग के अनुसार क्या है, अभ्यास अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहा जाता है। ठीक है, ये जितने इम्पोर्टेंट अधिगम से रिलेटेड ये जितने भी परिभाषाएं साथियों बेहद इंपॉर्टेंट है। और चीज याद हो या ना हो परिभाषा में, लेकिन अधिगम से रिलेटेड जो इतने टर्म दिए हैं, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या दिया है, ये बेहद जरूरी है ना। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, आदतों ज्ञान अभिवृद्धियों को अर्जन करना ही क्या है, अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना है विकास की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार क्या, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाता है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। और गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम कहलाता है। अब देखिएगा अधिगम की विशेषताएं एवं प्राकृतिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है साथ ही इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसी को हम वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है ना। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक परिवर्तन है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम ज्ञानात्मक भावनात्मक क्रियात्मक पक्ष में संभव है। सीखना सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना सामंजस्य समाधान की प्रक्रिया है। सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना समायोजन है। इतनी सारी जो इसकी अधिगम की विशेषताएं हैं, है ना। इसी टर्म से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है साथियों, आप इस चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में पहला आता है अभिप्रेरणा। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक अधिगम की शुरुआती अभिप्रेरणा से होती है ना। इच्छा शक्ति। प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी सीख जाना। बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अरस्तु स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। किसका कथन है, अरस्तु का है। ध्यान रुचि और स्मृति तत्परता। आयु तथा परिपक्वता। समय व थकान। सुबह समय जो होता है, सुबह का समय है। और शिक्षक संबंधित कारक में सीखने के की विधि का प्रभाव और शिक्षण सूत्र इंपॉर्टेंट है। कार्य कारक। कठिन कार्य की समानता, कार्य का अर्थपूर्ण होना, कार्य की लंबाई, कार्य की रोचकता, विषय वस्तु का स्वरूप, उपयोगी और रुचिपूर्ण होने पर जल्दी सीखता है ना। अगर सीखने की प्रक्रिया अगर रुचिपूर्ण हो बच्चे क्या, तो उस चीज को बच्चा जल्दी सीख जाता है। और विविध संबंधित कारक देखिएगा। अभ्यास करके, सूझ द्वारा सीखना, समय सारणी और पूर्व या आंशिक निर्देशन। ठीक है, ये सभी सीखने के जो है कारक हैं। अधिगम की प्रक्रिया के सोपान क्या क्या होता है, देख लीजिए। सोपान इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा और प्रेरक, लक्ष्य और उद्देश्य, बाधा, विभिन्न अनुक्रियाएं, पुनर्बलन, व्यवहार में परिवर्तन। अगला देखिए, अधिगम व परिपक्वता में क्या अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अधिगम को क्या करते हैं, हम अर्जित करते हैं ना। परिपक्वता क्या है, परिपक्वता जन्मजात आती है। अधिगम को हम अर्जित करते हैं जो ज्ञान, वो अधिगम कहलाता है। और परिपक्वता है जो समय के हिसाब से हमको आते जाता है। अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलता है, जबकि परिपक्वता किशोरावस्था तक चलता है। अधिगम के लिए प्रेरणा आवश्यक है, जबकि परिपक्वता के लिए प्रेरणा आवश्यक नहीं है।
अगला देखिए अधिगम की विधियां क्या है, करके सीखना। संयुक्त सबसे उपयुक्त विधि है करके सीखना, है ना। निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधि द्वारा सीखना, जैसे सेमिनार, वाद विवाद, कार्यशाला, योजना विधि और प्रोजेक्ट। मिश्रित विधि द्वारा सीखना, पूर्ण विधि व आंशिक विधि का मिला जुला रूप ही क्या है, मिश्रित विधि है। अधिगम के नियम क्या है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक ने 1913 में अधिगम के 3 मुख्य तत्व तथा 5 गौण नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किया था, तो थर्नडाइक ने, याद रखिएगा। मुख्य नियम देख लेते हैं। तत्परता, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तत्परता का नियम क्या कहता है, किसी कार्य को करने के लिए यदि हम शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं तो उसे एक करना सीख जाते हैं। जैसे गधे को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन क्या है, उसको पानी पीने के लिए हम बाध्य या जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभ्यास का नियम क्या कहता है, जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो शीघ्र व सफलता पूर्वक सीख जाते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग के नियम, ठीक ना। अगला देखिएगा प्रभाव या संतोष का नियम। हम उस कार्य को सीख जाते हैं जिसका परिणाम लाभदायक होता है, और जिसे हमें कष्ट होता है उसे हम नहीं सीख पाते, जैसे प्रशंसा करना, पुरस्कार और दंड। और अब देखिएगा गौण नियम क्या है ना, बहुप्रतिक्रियाएं का नियम, बहुत सी प्रतिक्रियाओं को करते हुए सीख जाना, जैसे कि कंप्यूटर चलाना। और आंशिक का नियम, इसमें विषय वस्तु के छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश से पूर्ण की ओर सीखना कहलाता है। मनोवृत्ति और अभिवृत्ति का नियम, सीखना दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है कि पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर आत्मसात कर लेना ही सीखना है ना। और साहचर्य परिवर्तन का नियम, सदृश नियम, किसी भी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना। अब अधिगम का सिद्धांत देख लीजिए। अधिगम के सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवादी सिद्धांत है ना, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है। एक कथन किसका है, तो जेबी वाटसन, वुडवर्थ और पावलाव, सीएल हॉल, बोरिंग, है ना, मैकडुअल और पोनलेंस्की, गुथरी, ठीक है। और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत देख लीजिएगा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसका अन्य नाम क्या क्या है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्या ही उद्दीपन, ये आता है ना। अनुक्रिया का सिद्धांत, आरएस थ्योरी, ठीक है। और संबंधवाद का सिद्धांत, चयन व संबंध का सिद्धांत, बंध सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत, ये सभी क्या है, अन्य नाम है किसके, तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के हैं, है ना। इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो थर्नडाइक ने 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस में किया था, है ना। अन्य पुस्तक क्या है, तो इनका है शिक्षा मनोविज्ञान, किसका है, तो ये भी पुस्तक जो है थर्नडाइक जी का है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो भूखी बिल्ली पर 10 दिन तक का प्रयोग किया था। उद्दीपक क्या था, तो सुगंधित मछली का टुकड़ा था। सिद्धांत की शिक्षा की उपयोगिता हम देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर के माध्यम से देख रहे हैं, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त होती है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास किया जा सकता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र को सीखने में उपयोगी है। यह सिद्धांत समस्त संबंध स्थापित करता है। यह कौशल सिखाने में उपयोगी है, ठीक है। अगला सिद्धांत देखिएगा, अनु अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना। इसका जो और नाम है देखिएगा क्या क्या बोला जाता है, परंपरागत और प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत या प्रतिस्थापक का सिद्धांत कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, एस अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतिपादक इसके देखिए आईपी पावलोव ने 1904 में रूस के जो वैज्ञानिक से इन्होंने 1904 में किया था, है ना। और ये क्या थे, तो शरीर की विज्ञानी, है ना, वैज्ञानिक थे। और इन्होंने इन्हीं को ही 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा नाम, तो ये है पावलोव जी को किया गया था, ठीक ना। अगला देखिए, सीखना एक अनुकूलित प्रक्रिया है। आईपी पावलोव का एक सिद्धांत है। अनुबंधन के पिता और शुरुआत आईपी पावलोव को ही कहा जाता है। प्रयोग किस पर किया था पावलोव जी ने, तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, याद रखिएगा इसको, है ना। अर्थ देख लीजिए, मूल उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसे स्वाभाविक प्रक्रिया कहा जाता है। यदि मूल उद्दीपक से पहले कृत्रिम उद्दीपक दिया जाए तो उसको लगातार दोहराया जाए, कुछ समय बाद
मूल उद्दीपक को हटा लेने के बाद भी कृत्रिम उद्दीपक के प्रति वही प्रतिक्रिया होती है जो प्रारंभ में मूल मूल के प्रति हुई थी, है ना। इसके अनुसार सीखने का आधार उद्दीपनों के बीच में साहचर्य को स्थापित होना होता है, ठीक है। प्रयोग देख लीजिएगा। पूर्व प्रयोग से पूर्व की स्थिति भोजन भोजन के मूल उद्दीपक प्राकृतिक स्वाभाविक अनुबंधित उद्दीपक है, लार का टपकना, है ना। स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाता है। प्रयोग प्रयोग के दौरान स्थिति घंटी था। प्रयोग में किसका उपयोग किया था? तो घंटी का। कृत्रिम उद्दीपक अनुबंधन सहायक के रूप में घंटी का प्रयोग हुआ था। और प्लस भोजन भोजन लार टपकाना क्या था? स्वाभाविक था। और अंतिम स्थिति में क्या कहा था कि घंटी घंटी जब बजती थी तो लार टपकाना संबंध अनुबंधित प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं होगी, है ना। और इसका देखिएगा नोट में अगला देखिएगा, इस सिद्धांत के उद्दीपक सामान्यीकरण, विभेदन, उच्च कोटि अनुबंधन, विलोपन, आभासी अनुबंधन व साहचर्य नियम पर बल देता है। विलोपन क्या चीज का होता है? जब लगातार CS घंटी को उपस्थित किया जाता है तो CR लार टपकाना बंद हो जाना विलोपन कहलाता है ना। नोट, यह नियम उद्दीपक सामान्यीकरण पर बल दिया गया है। अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने के कारक अब देख लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेरक का अभाव, दो उद्दीपक का संबंध, उद्दीपकों उत्तेजकों की पुनरावृत्ति, नियंत्रण वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य, ये सारी चीजें क्या है इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब इसमें जो है शिक्षा में उपयोगिता कैसे है इसका? तो भाषा विकास करने में सहायक होता है, आदतों का निर्माण करने में उपयोगी होता है, बालक में संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार करने या भय को दूर करने में उपयोगी है, समूह निर्माण में उपयोगी है, अभिवृद्धि का विकास करने में, समाजीकरण का विकास करने में, यह सिद्धांत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग करने पर बल देता है, ठीक है। अगला देखिएगा प्रबलन सिद्धांत, पुनर्बलन, आवश्यकता अवकलन, चालक न्यूनता का, क्रमबद्ध व्यवहार का, व्यर्थार्थ का, गणितीय निगमन का, जैविक अनुबंधन का सिद्धांत, ये सब सारी चीजें एक ही नाम है ना। प्रतिपादन किसने किया था? तो CL हॉल अमेरिका के थे, अमेरिका के वैज्ञानिक, इन्होंने 1915 में सिद्धांत को दिया था, ठीक है। CL हॉल ने 1915 में अपनी पुस्तक व्यवहार का सिद्धांत की रचना की थी। तो व्यवहार का सिद्धांत का पुस्तक ये पूछा जा चुका है साथियों, है ना। तो इसको याद रखिएगा, CL हॉल ने 1915 में अपनी पुस्तक लिखी थी। और अर्थ में देखिएगा, CL हॉल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, अर्थात हम कोई भी कार्य तभी सीखते हैं जब आवश्यकता की पूर्ति हो या अन्यथा नहीं, है ना। यह अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के अधिगम सिद्धांतों पर ही आधारित है। स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत कहा है। स्किनर ने इस सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा है। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। यह सिद्धांत सीखने में आवश्यकता तथा पुनर्बलन में सकारात्मक संबंध पर बल देता है। यह सिद्धांत क्रियाओं को वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ने पर बल देता है। और नोट याद रखिएगा, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था, है ना। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो अन्य नाम इसका क्या है? क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन, आर्यस सिद्धांत, संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन थे? तो BF स्किनर 1938 में दिए थे इन्होंने, और ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। क्रिया प्रसुप्त व्यवहार क्या है? तो देखिए, वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी ना हो। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित होता है। यह सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाले परिणाम को महत्वपूर्ण माना गया है। पुनर्बलन का प्रयोग सफेद चूहे पर किया था और कबूतर पर किया था, है ना। इसके लिए उपयोगी क्या था? तो बॉक्स में स्किनर बॉक्स, ठीक है, इसीलिए। और नोट देखिएगा, इस सिद्धांत में शॉपिंग, आकृतिकरण, श्रृंखलाबद्धता, स्किनर बॉक्स, वाचन, मैगजीन, प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। आधार वाक्य क्या था इसका? तो किसी प्रक्रिया को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया को करने की शक्ति जो है इच्छा शक्ति में वृद्धि हो जाती है। नोट क्या है? पुनर्बलन अनुसूची शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो स्किनर ही थे। यह अधिगम सिद्धांत मात्रात्मकता के आधार पर सर्वाधिक मापनीय है। यह क्रिया प्रसुप्त का सिद्धांत है ना।
और इस सिद्धांत की शिक्षा के में उपयोगिता देखिएगा तो ये जो है यह सिद्धांत बालक के शब्द भंडार को बढ़ाने में उपयोगी है। यह सिद्धांत आत्मविश्वास को बढ़ाने और चिंता को दूर करने में सहायक है। यह सिद्धांत निदात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। अभिक्रमिक अनुदेशन को गति प्रदान करने में सहायक है। यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है। यह व्यवहार परिमार्जक में सहायक होता है। अगला देखिएगा समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। प्रतिपादन किसने किया था तो एडविन गुथरी का है ना। प्रयोग किस पर किया था इन्होंने तो खरगोश पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत में उत्तेजना तथा अनुक्रिया के संबंध पर बल दिया गया है। ठीक है। दूसरा अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन प्याजे ने 1923 में अपनी पुस्तक बाल चिंतन की भाषा ये दिया हुआ है ना। लैटिन लुइसिन जैकलिन ने प्रयोग किया था इस पर। जीन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्था है तो गणियात्मक विकास देख लीजिए, क्रियात्मक संवेगात्मक 0 से 2 वर्ष होता है। इंद्रिय गामक अवस्था कहलाती है ना। इसकी विशेषता क्या है, इस अवस्था में बालक संवेदना तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है। वातावरण से स्वयं को अलग समझना, अनुकरण करना, क्रिया तथा उसके परिणाम में संबंध स्थापित करना, स्वार्थी व आत्म केंद्रित होना, वस्तु स्थायित्व का गुण विकास जो 20 से 24 महीने के मध्य होता है ना। दूसरा है देखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष चलता है ना। विशेषताएं देख लीजिएगा इसमें। बालक में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है। बालक में अनुकरण व खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक अभिनय करता है और स्वांग करना, स्वयं से बातें करना। दोष क्या है इसमें तो सजीववाद, हर वस्तु में सजीव को समझता है। अहम भाव जैसे वस्तु मेरा है पीछा कर रही है, जैसे कि परछाई को देख करके। अनपलटन है ना, नियम के अर्थ को ना समझ पाना। अब अगला जो इनका है अवस्था देखिएगा मूर्त संख्यात्मक अवस्था जो 7 से 11, ये जो अवस्था है बेहद इंपॉर्टेंट है ना। विशेषता देखिएगा मूर्त रूप से तर्क करना, विचारों में क्रमबद्धता और जटिलता आ जाती है, दिशाओं का ज्ञान, पलटावन का गुण पाया जाता है, वस्तुओं में वर्गीकरण करने, संबंध स्थापित करने, पहचान करने और तुलना करने में स्थापित करने की जो शक्ति है विकसित हो जाती है ना। और चौथा है औपचारिक एक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के बाद चलता है। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। अमूर्त चिंतन पाया जाता है, अपसारी चिंतन पाया जाता है, निगमन तर्क का विकास हो जाता है, समस्या समाधान का निर्णय करने की शक्ति विकास हो जाता है, सभी मानसिक क्रियाओं का विकास हो जाता है। अगला देखिएगा जीन पाजे का योगदान। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो निम्न से उच्चतर की ओर चलती है। जीन प्याजे ने समस्या समाधान व्यवहार पर बल दिया है, जिज्ञासा प्रवृत्ति की को जागृत करने पर बल दिया है और खेल विधियों का प्रयोग पर बल दिया है। नोट स्कीमा है ना, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपना खुद का तरीका होता है, वही क्या कहलाता है स्कीमा कहलाती है। अगला देखिएगा मानव विकास के 3 पक्ष हैं। इन्होंने मानव विकास पे 3 पक्ष दिया है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण से प्राप्त अनुभव, सामाजिक पर्यावरण से प्राप्त अनुभव। इसमें संतुलन की स्थापित करने वाली शक्ति व संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन करने वाली शक्ति को क्या है स्कीमा है। और सात्मीकरण क्या है सात्मीकरण या आत्मीकरण, पुराने विचार व अनुक्रियाओं को नए विचार अनुक्रियाओं को सम्मिलित कर लेना क्या है आत्मीकरण कहलाता है। समंजन, नए विचार व अनुक्रियाओं को पुराने विचार व अनुक्रियाओं को सम्मिलित कर लेना ये कहलाता है ना। और संतुलीकरण क्या कहलाता है, नई स्कीमा विकसित करने, पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करना संतुलीकरण कहलाता है। ठीक है। अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत ये किसने दिया था तो गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत है ना। समग्रता का सिद्धांत प्रतिपादक कौन है तो कोहलर थे जो जर्मनी के थे। कोफका, मैकडर और वर्दीमर इनके क्या थे सहयोगी थे। नोट याद रखिएगा गेस्टाल्टवादी में कोहलर, कोफका और वर्दीमर ये सारी है ना, ये तीनों के सहयोग से हुआ था। और कुर्त वेलिन सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था जो 1913-18 केनारी द्वीप में प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा सूर्य दृष्टि क्या है तो इसको समझेंगे सूक्ष्म सूक्ष्म सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक तात्कालिक
तात्कालिकता तथा स्थायी ज्ञान है। किसी समस्या के केंद्रीय भाव को समझाने की शक्ति अंतर्दृष्टि क्या सूझ कहलाती है। नोट क्या है इसमें, अहम अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, समग्रता, संपूर्ण इकाई का बोध, आकस्मिकता व सीखने का स्थानांतरण पर बल दिया जाता है। अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन कौन से कारक है, बुद्धि है, कल्पना का प्रभाव, प्रत्यक्षीकरण योग्यता है, प्रयास त्रुटि है और अनुभव का प्रयोग। और इसमें शिक्षा में उपयोगिता क्या है इसका, तो बालक में बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति, संरचनात्मकता का विकास करने में उपयोगी है। यह सिद्धांत गणित, भौतिक शास्त्र जैसे विषयों में उपयोगी है। यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है। गैरिसन व अन्य के अनुसार क्या है, यह सिद्धांत समस्या समाधान व्यवहार पर बल देता है। गैरिसन और अन्य के अनुसार यह सिद्धांत तो स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत शिक्षण से पूर्व अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर बल देता है। वैज्ञानिक कार्यों व अवबोध पर बल देता है। अगला देखिएगा, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत क्या है, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत है ना। प्रतिपादक कौन है, तो कुर्त वेलिन थे, है ना। इसके अनुसार अनुभव के स्थान पर मानव का व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा पर इन्होंने ज्यादा बल दिया है। अगला देखिएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, प्रत्यय अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। प्रतिपादन इनको कौन किया था, तो अल्बर्ट बंडूरा था, है ना। अगर इसको और आपको डिटेल से पढ़ना है तो हर सिद्धांत का एक टॉपिक बाई हमारे प्लेलिस्ट पे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पे मतलब हर सिद्धांत का एक पर्टिकुलर एक वीडियो है, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं। उसमें आपको और अच्छे से डिटेल में मिलेगा, ठीक है ना। इनका प्रयोग क्या था, तो 11 वर्षीय बालक पर जिसे जीवित जोकर कहा गया है, बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, है ना। लिंडग्रेन के अनुसार क्या, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आरंभ होती है। और बंडूरा के अनुसार क्या, सामाजिक अधिगम अवलोकन, अनुकरण तथा अंतःक्रिया द्वारा सीखा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का के सोपान देखिएगा, अवलोकन, अवधान और ध्यान धारण करना और पुनः प्रस्तुति करना, ये इसके सिद्धांत के सोपान थे, है ना। और पुनर्बलन। अगला देखिएगा, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, अवलोकन का अनुकरण है, एकरूपता का या समानता, मॉडल की विशेषता या प्रतिमान की विशेषता, निरीक्षणकर्ता की विशेषता, पुनर्बलन का प्रभाव, सोच या सहानुभूति, सहयोग या प्रतिस्पर्धा, ये सभी क्या है इसके कारक हैं। सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता क्या है, तो सामाजिक व्यवहार को सीखने में उपयोगी है, भाषात्मक विकास में सहायक है, व्यक्तित्व निर्माण में उपयोगी है, कला शिक्षण में उपयोगी है। नोट, इस सिद्धांत में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। और अधिगम सोपान के सिद्धांत देख लीजिएगा। प्रतिपादन कौन थे, तो रॉबर्ट गेने थे। रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, है ना। पहला देख लीजिएगा, संकेत अधिगम, जैसे जैसे आईपी पॉलाव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है ना। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, जैसे व्यवहारवादी थंडाइक का सिद्धांत। और श्रृंखला का सिद्धांत, जैसे क्रमिक रूप से सीखना, स्किनर ने इसकी व्याख्या की है। शाब्दिक अधिगम, नोट, डेविन असुबेल ने शाब्दिक अधिगम का विस्तृत अध्ययन करते हुए इन्हें 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। बहुविभेदन अधिगम, बहुत से उद्दीपनों में से ही सही उद्दीपन का चुनाव करके उसके अनुसार व्यवहार करना। प्रत्यय अधिगम, पूर्व अनुभव के आधार पर निर्मित प्रत्ययों के माध्यम से सीखना। सिद्धांत अधिगम, इस सिद्धांत में घटनाएं क्यों और कैसे होती हैं, इसके आधार पर आने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। समस्या समाधान अधिगम, अधिगम का सबसे उत्तम प्रकार जहां बच्चा खुद समस्या का समाधान करता है। अभ्यक्त अधिगम, उद्देश्यपूर्ण प्रतीक अधिगम का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन था इसका, तो एडवर्ड टॉलमैन थे। प्रयोग किसने किया था, तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। निर्मितवाद उपागम संरचनात्मक अधिगम उपनिर्देशक सिद्धांत। प्रतिपादक कौन थे, तो जेरोम ब्रूनर थे। 1960 में अपनी पुस्तक शिक्षा की प्रक्रिया पर इन्होंने ये चीज दिया हुआ था। यह उपागम छात्र केंद्रित उपागम है। इस उपागम के अनुसार बालक नवीन तथ्यों की तुलना पूर्व अनुभव करके नवीन ज्ञान की संरचना करता है और ज्ञान की संरचना पर यह बल देता है। बालक कैसे सीखते हैं वह पूर्व अनुभव के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। इस उपागम के छात्रों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके समस्या प्रदान की जाती है, जिसका समाधान वे स्वयं समूह में चर्चा करके निकालते हैं। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। बौद्धिक विकास
की व्यवस्थाएं देखिएगा, है ना। अब इसमें देखिएगा बुनर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, सक्रिय प्रतिनिधान 0 से 3 वर्ष में एक्टिव विधि निर्माण करता है। इस अवस्था में बालक कोई भी क्रिया को करके सीखता है, जैसे हाथ पैर हिलाना, वस्तुओं को पकड़ना। अमूर्त, अनुक्रियात्मक, प्रतीकात्मक, है ना। तो ये 4 से 8 वर्ष तक होता है। प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम करता है, जैसे साइकिल चलाना और तैरना। प्रतीकात्मक प्रतिनिधान जो 8 से 13 वर्ष होता है। श्रेष्ठ बौद्धिक व्यवस्था होता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभव को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त कर पाता है ना। अन्य सिद्धांत देख लीजिएगा, मानववादी सिद्धांत, इसका प्रतिपादन कौन था, तो मैस्लो जी थे। सहयोगी कौन था, तो रोजर थे। और पर्यावरणवादी सिद्धांत है, तो इसका प्रतिपादन कौन थे, रोजर जी थे, है ना। अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन कौन किया था, तो हैंक रेड्डी थे। आप मतलब ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, आप इसका नोट बना सकते हैं और इसका प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण देखिएगा, कहाँ पर थे अपन, अधिगम का स्थानांतरण, है ना। सोरेंस के अनुसार देखिएगा, अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण व अनुभव का दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरण करने का उल्लेख करता है। इनका 3 प्रकार बताया है ना, संज्ञा, सकारात्मक, घनात्मक या भावात्मक अधिगम, जहां एक कार्य दूसरे कार्य में सहायता पहुंचाता है, जैसे गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना, साइकिल चलाने पर मोटरसाइकिल का प्रयोग करना। और नकारात्मक अधिगम क्या है, कि जहां एक कार्य को दूसरे कार्य में बाधा पहुंचाता है, जैसे साइकिल चलाने वाले को नाव चलाने के लिए कहना। और शून्य अधिगम, जहां न सहायता हो और न जहां नुकसान हो, शून्य अधिगम कहलाता है। जैसे एक गेंदबाजी करने वाला बालक बल्लेबाज का अभ्यास करता है, तो इसे उसकी गेंदबाजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत देख लीजिएगा, मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण का सिद्धांत, जैसे कल्पना का प्रयोग अंग्रेजी व हिंदी दोनों साहित्य में समान किया जाता है। और समान तत्वों का सिद्धांत, इसका प्रतिपादक थंडाइक जी ने किया था। समानीकरण का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन CH जड ने किया था। और सामान्य व विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया था, तो स्पेयरमैन ने किया था। नोट, अधिगम स्थानांतरण सामान्य बुद्धि का प्रयोग होता है, विशिष्ट का नहीं, है ना, याद रखिएगा। आदर्श व मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया था, तो बागले ने किया था। अव्ययवादी सिद्धांत, इसका प्रतिपादन कौन था, तो कोहलर, कॉफका और वर्दीमर, ये तीनों थे, है ना। और समायोजनवादी सिद्धांत का प्रतिपादन थंडाइक ने किया था, याद रखिएगा इसको। अधिगम इस स्थानांतरण जो है, इसको प्रभावित करने वाले कारक को जानिएगा, क्या इंपॉर्टेंट है अभी। सीखने वाली की इच्छा शक्ति, सामान्य बुद्धि, समानीकरण की योग्यता, समान विषय वस्तु और समान शिक्षण विधियां। अन्य स्थानांतरण देख लीजिएगा, तो क्या है, पार्श्वी स्थानांतरण रहता है, द्विपार्श्वी स्थानांतरण रहता है, और अनुलंबन स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण और समस्त क्षैतिज स्थानांतरण। ये चारों, ये जो अन्य स्थानांतरण, ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा इसको। अब अगला टॉपिक जो आ रहा है देख लीजिएगा, अधिगम वक्र। अब इसको समझते हैं, अधिगम वक्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गेट्स व अन्य के अनुसार क्या है, कि अधिगम सॉरी साथियों, अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति तथा उन्नति की ग्राफ को दर्शाता है। सकारात्मक अधिगम जो वक्र है, शुरुआत में धीमी गति से व बाद में तेज गति से हो जाती है। नकारात्मक अधिगम वक्र क्या, आरंभ में तेज गति, बाद में प्रेरणा के अभाव में धीमी हो जाती है। मिश्रित अधिगम वक्र क्या कहता है, कि आरंभ में धीमी, मध्य में तेज, बाद में धीमी हो जाता है। सरल रेखी वक्र, जब सीखने की गति एक समान रहती है तो इसे सरल रेखी वक्र कहते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट है ना, ये सब आता है एग्जाम में। शून्य त्वरित वक्र क्या है, जब सीखने की स्थिति में कोई सकारात्मक परिवर्तन ना हो, वह शून्य त्वरित वक्र कहलाता है। अधिगम पठार क्या है, देखिएगा, GS रॉस के अनुसार अधिगम पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब हमेशा सीखने की गति एकदम से रुक जाती है। कारण क्या है, अभिप्रेरणा का अभाव, शारीरिक मानसिक दोष, रुचि इच्छा का अभाव, है ना, थकान, दोषपूर्ण और पाठ्यक्रम। अगला देखिएगा, अधिगम असमर्थता के प्रकार क्या है, पठन विकृतियां, है ना। पठन विकृतियां क्या है, तो डिसलेक्सिया इसको कहा जाता है। शब्दों को
शब्दों का पढ़ ना पाना, वाचन ना कर पाना, पहचान ना कर पाना क्या है, डिसलेक्सिया है ना। लेखन विकृतियाँ क्या है, तो डिसग्राफिया, लिखने से संबंधित है। तो बातों को गलत तरीके से सीखना क्या है, डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। और गणितीय विकृतियाँ क्या है, तो डिसकैल्कुलिया है ना, तो गणना नहीं कर पाता है इसमें। और भाषा की विकृति, भाषा से विकृति क्या है, तो अफेसिया है ना, भाषा में ना बोल पाना, जैसे हकलाना, तुतलाना, ये क्या है, अफेसिया है। और बुलीमिया क्या है, तो भोजन ग्रहण करने से संबंधित विकृति है बुलीमिया है ना। डिमीसिया क्या कहलाता है, तो तर्क ना कर पाना, चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना। प्रोजेरिया है ना, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखना। और एलेक्सिया तो सीखने में असमर्थ होना है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है, लास्ट है, अधिगम के प्रकार। तो देख लीजिए, ज्ञानात्मक है, भावनात्मक है और क्रियात्मक है, इंपॉर्टेंट है ना। अगला टॉपिक में आते हैं, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। आज का अगला टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक पे है, तो इससे जितना भी वन लाइनर के माध्यम में हम स्पीड से देखेंगे रिवीजन के तौर पे, ठीक है। मोटिवेशन से जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं हम उसको देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आंतरिक उत्तेजना होता है। अधिगम की शुरुआत किसने मानी जाती है, तो अभिप्रेरणा है ना। अधिगम का हृदय किसे कहा जाता है, तो अभिप्रेरणा को कहा जाता है। अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग क्या है, तो अभिप्रेरणा, स्किनर ने ये चीज कहा है, ठीक है। मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, याद रखिएगा। मोटम का अर्थ होता है टू टू मूव, मतलब गति करना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी प्रेरणा की अब परिभाषाएं देख लेते हैं कि कुछ कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है उसको याद रखिएगा, आपको याद रखना है। गुट के अनुसार क्या है, किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी करने तथा नियमित करने की प्रक्रिया क्या है, अभी प्रेरणा कहलाता है। मैकडूगल के क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। कैच व क्रिचफील्ड के अनुसार क्या है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। वुडवर्थ क्या है, अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है। ये सारी परिभाषा इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। अभिप्रेरणा के प्रकार देखते हैं आप। पहला, आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा, किसी क्रिया या कार्य को स्वयं की इच्छा से करते हैं तथा जिसको करने में हमें सुख या संतोष की अनुभूति होती है, जैसे जो प्रतियोगी परीक्षा में सफल प्राप्त करना, भूख प्यास आदि। ये सभी क्या है, सकारात्मक अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा है ना। भाष्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा, जब किसी कार्य को हम बाहरी शक्ति के दबाव में आकर करते हैं, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड या प्रतिस्पर्धा, है ना। अभिप्रेरणा के तत्व देख लीजिए। आवश्यकता क्या है, शरीर में किसी चीज की कमी या आदि की अवस्था क्या आवश्यकता कहलाती है ना। आवश्यकता में भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र त्याग इत्यादि आता है इसमें, है ना। और चक्रीय आवश्यकता क्या है, तो भोजन, पानी, काम, सबसे कम जरूरी आवश्यकता, काम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो ने दिया था, जो 1954 में दिया था, है ना। और जो इसे 5 आवश्यकताएं हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, समान सम्मान पाने व देने की आवश्यकता, प्रेम स्नेह की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, है ना। और दूसरा देखेंगे, चालक प्रमोद या अंतर्नोद, चालक शरीर की आंतरिक क्रिया या दशा जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे भूख और प्यास। उद्दीपन या प्रोत्साहन, तीसरा है उद्दीपन या प्रोत्साहन, जिस तत्व द्वारा चालक की संतुष्टि होती है उसे उद्दीपन या प्रोत्साहन कहा जाता है। अभिप्रेरणा चक्र, आवश्यकता, चालक क्रिया के लिए प्रेरणा, लक्ष्य निर्देश और लक्ष्य प्राप्ति, प्रेरक, मोटिवेशन बराबर NDLI है ना, इसका जो शॉर्ट फॉर्म में है। और प्रतिपादक कौन है इनके, तो वुडवर्थ हैं, याद रखिएगा। परिभाषा देख लीजिए। वुडवर्थ के अनुसार प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। गेट्स के अनुसार देखिए, प्रेरक प्राणी के भीतर की वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। मैस्लो के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण देख लीजिएगा, जन्मजात से, है ना। तो भूख, प्यास, काम, सबसे कम आवश्यक प्रेरक है। नींद और मल मूत्र त्याग प्रेरक, ठीक है। नोट देख लीजिएगा इसमें। सिगमंड फ्राइड के ने मल मूत्र त्याग प्रेरक को शक्ति के आचरण निर्माण में महत्वपूर्ण माना गया है। अर्जित प्रेरक देख लीजिए हैं आप। अर्जित प्रेरक में क्या क्या आता है, उपलब्धि प्रेरक के प्रतिपादक थे मैकलिकलैंड, एक्टिनक्स, है ना।
1961 में इस प्रेरक से प्रेरित व्यक्ति प्रत्येक वे वे कार्य करते हैं जिसमें सफलता की संभावना हो, जिसमें व्यक्तिगत गुणों की अभिव्यक्ति हो तथा उनकी तुलना दूसरे बच्चों से की जाए। इस प्रेरक के ऊपर माता पिता के स्वतंत्र प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। संबंध प्रेरक कारपेंटर स्कैक्टर के अध्ययन किया जाता है ना। अनुमोद प्रेरक क्राउनी व मार्लो के अध्ययन में किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रशंसा प्राप्त करने या पुरस्कार प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। और शक्ति प्रेरक और आत्म आक्रमणशीलता। नोट देखिएगा, मैस्लो के अनुसार व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक में क्या क्या आता है? रुचि, आदत, आकांक्षा स्तर और मद प्यासन आता है ना। और थॉमसन के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण किया गया है। स्वाभाविक में क्या कहेगा? खेल, सुझाव, अनुकरण, अनुभूति और स्नेह प्रेम। और कृत्रिम प्रेरक में प्रशंसा, पुरस्कार, दंड और सहयोग। और गैरेट के अनुसार देखिएगा तो जैविक में क्या आ जाएगा? भूख, प्यास, काम, नींद, मल मूत्र त्याग जन्मजात है। मनोवैज्ञानिक प्रेरक में दुख, दोष, प्रेम, भय, क्रोध। सामाजिक में क्या आ जाएगा? आत्मगौरव और आत्म प्रतिष्ठा, सामूहिकता, संग्रह की प्रवृत्ति, संरचनात्मकता का जिज्ञासा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसका प्रतिपादन थे फ्रायड, है ना, फ्रायड। इसके अनुसार अचेतन मन मानव के व्यवहार का प्रमुख चालक होता है। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की चालक हैं। प्रतिपादन कौन है? तो विलियम मैकडूगल हैं। उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रतिपादन कौन थे? तो थंडाई के व्यवहारवादी हैं, है। और व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत या चालक या न्यूनतम का सिद्धांत, है ना। प्रतिपादन कौन थे? तो सीएल हॉल। इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है। अगला देखिए, आत्मसिद्धि का सिद्धांत, स्वयं अव्यक्तीकरण का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन कौन है? तो मैस्लो है ना। और अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत, व्यक्ति का व्यवहार उन घटक द्वारा प्रभावित होता है जो उनके वातावरण के मध्य कार्य करते हैं। प्रतिपादक कौन थे? तो कुर्ट लेविन थे, है ना। प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रतिपादक कौन थे? तो कॉफमैन और वॉल्फ थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अभिप्रेरणा के संघर्ष के प्रकार, तो कुर्ट वेलिन ने अभिप्रेरणा संघर्ष के 4 प्रकार बताए हैं। उपागम के संघर्ष, परिहर संघर्ष, उपागम परिहर संघर्ष और बहु उपागम परिहर संघर्ष। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। अभिप्रेरणा में अभिप्रेरणा का स्थान बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने में सहायक, ध्यान केंद्रित करने में सहायक। अगला देखिएगा, चरित्र का निर्माण करने में सहायक होता है। रुचि तथा अनुशासन स्थापित करने में सहायक होता है। सामाजिक व मानसिक गुणों का विकास करने में सहायक होता है। तीव्र गति से ज्ञान अर्जित करने में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अभिप्रेरणा की विधियां और अभिप्रेरित करने के उपाय, तो कौन कौन से? रुचि उत्पन्न करना, सफलता, प्रतिस्पर्धा, सामूहिक कार्य, नवीनता, आवश्यकता या परिणाम का ज्ञान, प्रशंसा, पुरस्कार व दंड का प्रयोग। ठीक है। नोट देखिएगा, जॉन डेवी डिसेको के अनुसार अभिप्रेरणा के घटक क्या क्या बताया है? उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। अगला आता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक में है। तो देखते हैं इसको। व्यक्तित्व निर्माण की शुरुआत परिवार से होती है तथा समाज में जाकर पूर्ण बनता है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सनल से हुआ, जिसका अर्थ होता है मुखायटा या नकाब, पर्सनालिटी, है ना। व्यक्तित्व संबंधित दृष्टिकोण देख लीजिएगा। सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यक्ति रंग, रूप, भाषा, वेशभूषा की दृष्टि से जितना अधिक प्रभावित करता है वह उतना ही अधिक अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यक्ति संपूर्णता का आदर्श है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार देखिएगा, व्यक्तित्व उन गुणों का संगठन है जो समाज में उनका स्थान निर्धारित करते हैं। और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अनुसार देखिए, जो व्यक्ति इड, ईगो और सुपर ईगो का सम्मेलन है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व है ना। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार देखिएगा, व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणन फल है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से क्या बनता है? पर्सनालिटी बनता है। परिभाषाएं देख लीजिएगा। अल्बर्ट के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन निर्धारित करता है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित परिवर्तनों का योग है। बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है। ठीक ना। और वाटसन के अनुसार देखिएगा, हम जो कुछ भी करते हैं वही क्या है? व्यक्तित्व है।
और आइचेंग के अनुसार देखिएगा व्यक्ति व्यक्तित्व के चरित्र, ज्ञान शक्ति व शरीर संगठन का स्थायी व टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उनके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। मन मन के अनुसार देखिएगा व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार तरीकों और रुचियों तथा योग्यताओं का विशिष्ट संगठन है। व्यक्तित्व का विशेषताएं देखिए इंपॉर्टेंट है, आत्मचेतना, सामाजिकता और गत्यात्मकता या गतिशीलता, उत्तम शरीर व मानसिक स्वास्थ्य, उत्तम समायोजन शक्ति, विकास की निरंतरता, महत्वाकांक्षी और दृढ़ इच्छा शक्ति। और व्यक्तित्व के प्रकार देखिएगा, भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार 3 प्रकार का है ना, 3 प्रकार का है, सत्य, रज और तम। शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है, तो क्रेस्मर सेल्डन ने बताया है ना, क्रेस्मर के अनुसार 4 प्रकार का बताया है, इसका 4 प्रकार बताया है 1925 में। तो सुडोलकाय, लंबकाय है ना, कृष्यकाय, गोलकाय, साइकोलोआइट और विशालकाय और डिस्प्लास्टिक है ना। और इसमें देखिएगा सुडोलकाय में क्या आता है, खिलाड़ी काय है ना, एथलेटिक्स, ना अधिक लंबा ना अधिक मोटा, ना अधिक पतला ना अधिक मोटा, आत्मविश्वासी समायोजित। और दूसरा है लंबकाय, कृष्यकाय या सिजियोआइट है ना, बहुत अधिक लंबे, दुबले, निराशाबंदी, कल्पनावादी, चिंतित रहने वाले। और गोलकाय में क्या आता है, स्थूलकाय है ना, और नोट मोटे, गोल आकार के, मिलनसार, खाने पीने के शौकीन, आराम प्रिय होते हैं ये, ठीक है ना। अगला देखिएगा विशालकाय है ना, ये होता है मिश्रित होते हैं, इनका शरीर विशाल होता है तथा ऊपर वाले व्यक्तियों का भी मिला जुला स्वरूप होता है। सेल्डन के अनुसार क्या, सिद्धांत का नाम क्या है, सोमोटाइप है ना। ये 3 प्रकार का बताया है, लंबाकृत, आयताकृत और गोलाकृत, ठीक है। अब इसमें देख लीजिएगा अगला, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर है ना 6 प्रकार का बताया गया है। स्प्रेंगर ने दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। पुस्तक टाइप ऑफ मैन, इसमें इन्होंने जिक्र किया है सैद्धांतिक व्यक्तित्व जैसे लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, दार्शनिक। दूसरा है आर्थिक व्यक्तित्व जैसे दुकानदारी, व्यापारी, उद्योगपति। सामाजिक व्यक्ति में जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है ना। राजनीतिक व्यक्तित्व में जैसे राजनेता। धार्मिक व्यक्तित्व जैसे पुजारी, संत, महात्मा है ना। सौंदर्यात्मक में जैसे चित्रकार, कलाकार, मूर्तिकार। और मनोवैज्ञानिक प्रकार देखिए, युग व युग में मनोवैज्ञानिक के प्रकार बताए हैं। पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप है ना। तो मनोवैज्ञानिक प्रकार, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व में देख लीजिए विशेषताएं इसका, सरल स्वभाव, अहम केंद्रित, मितभाषी, स्वार्थी स्वभाव, सामाजिकता का अभाव, मनोविनोद का अभाव, हंसी मजाक, दोस्तों का अभाव, मानसिक शक्तियों का विकास विशेष रूप से होता है। एकांतवासी, शर्मीले स्वभाव के है ना। आध्यात्मिक तथा साहित्यिक विषयों में रुचि, विचार व दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्रधान जैसे लेखन, विचारात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि इसमें आते हैं। अगला देखिएगा बहुर्मुखी व्यक्तित्व में क्या है, अत्यंत सामाजिक होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, समायोजन शक्ति उत्तम होती है, मित्र बहुत ज़्यादा होते हैं, अध्ययन से सामान्य नेतृत्व का गुण पाया जाता है, मनोविनोदी होते हैं, साहसी स्वभाव के होते हैं, धैर्यवान, परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार है ना, स्पष्टवादी होते हैं जैसे राजनेता और शिक्षक। उभयमुखी व्यक्ति में क्या होता है, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्ति का यह मिश्रण होता है। नोट 1400 ईस्वी पूर्व सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले विद्वान थे, कौन थे, हिप्पोक्रेटस है ना, याद रखिएगा इसको। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण देखिएगा, कफ है ना, मंद व निष्क्रिय व्यक्तित्व, पीलापित, क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्तित्व, कलापित, उदासीन, निराशावादी व्यक्तित्व। रक्त में क्या आएगा, प्रशंसित रहने वाला, आशावादी व्यक्तित्व। आइजेक का वर्गीकरण देखिए, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, साइकोटिज्म और न्यूरोटिज्म। ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। नोट में देखिएगा, बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने वाला विद्वान था टर्मन। बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व को जो विभाजन किया था वो टर्मन था, याद रखिएगा इसको। कल्पना शक्ति के आधार पर थंडाइक ने किया था। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार भाविक, कर्मशील और
विचारशील, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है ना। और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक ये बेहद इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम, सबसे पहले प्रभावित करने वाला कारक फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना है। वातावरण, भौतिक वातावरण, जलवायु प्रभाव, सामाजिक वातावरण में क्या आ जाएगा, परिवार, पड़ोस, साहित्य, विद्यालय, संस्कृति वातावरण में रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा और रहन सहन। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे पीयूष ग्रंथि के कम सक्रिय होने पर व्यक्ति बौना हो जाता है तथा ज्यादा होने पर व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है। शारीरिक संरचना व स्वास्थ्य, सुंदर व स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास अधिक पाया जाता है। स्नायु मंडल, स्नायु मंडल में मानसिक विकास को प्रभावित करता है। मूल प्रवृत्तियां व प्रेरक, मनोवैज्ञानिक कारक, बुद्धि, रुचि, आदत, आकांक्षा, स्तर जो है अधिक कारक है ये, है ना। व्यक्ति के सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक मनो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादक कौन था, तो सिगमंड फ्राइड थे। आकारात्मक मॉडल, चेतन मन, चेतन मन क्या है, 1/10 का भाग होता है। इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से होता है। बर्फ से तैरे हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्से से चेतन मन की तुलना की गई है। अर्धचेतन मन जो अवचेतन होता है, ना चेतना ना अचेतना का, जैसे किसी को कोई वस्तु देखकर भूल जाना, ठीक ना। अचेतन मन जो 9/10 का भाग होता है। सबसे ज्यादा व्यापक मन इसी का होता है। दमित इच्छाओं का भंडारण सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन यही होता है। स्वपन अवस्था से इसका संबंध होता है। और गत्यात्मक या फिर संरचनात्मक मॉडल, इड या उपहा, है ना, यह अचेतन मन का स्वामी होता है। इसका संबंध दमित इच्छाओं या सुखवादी इच्छाओं से होता है। यह सबसे पहले विकसित होता है, खाओ पियो और मौज करो, इस पर इस सिद्धांत पर काम करता है। ईगो देख लीजिएगा, अहम, है ना, मनतत्व पर रहता है। यह चेतन मन का स्थायी यह चेतन मन का स्वामी होता है। इसका संबंध वर्तमान वास्तविकता तथा मानवता से होता है। ना तो पूर्णता सुखवादी, ना ही आदर्शवादी होता है। व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा ईगो है ना, सुपर ईगो। पराह, परम या परम अहम, इसका संबंध देवत्व से होता है। यह आदतों, आदर्शों व नैतिक मूल्यों की बात करता है। यह मत करो वो मत करो सुपर ईगो के अंतर्गत आता है ना। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां देख लीजिएगा। इरोस, जीवन, मूल प्रवृत्तियां संरचनात्मक होता है। थेनाटोस में मृत्यु, मूल प्रवृत्ति विध्वंसनात्मक होता है। और फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिबोटो कहा है। यह जीवन की मूलभूत प्रवृत्ति में आती है। इंपॉर्टेंट है ना। फ्राइड का मनोलैंगिक विकास, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास देख लीजिए। इसमें 5 अवस्थाएं होते हैं। मुखावस्था जो 1 से 0 वर्ष होता है, जैसे मुख के माध्यम से काम क्रियाएं करना, अंगूठा चूसना, दांतों से काटना। गुदावस्था जो 2 से 3 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा मलमूत्र संबंधित क्रियाओं में आनंद लेता है। इसके ज्यादा या कम होने पर बालक का व्यक्तित्व आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व बन जाता है। लिंग प्रधान अवस्था जो 4 से 5 वर्ष का होता है, ओडिपस, है ना। ओडिपस जो होता है मात्र मानव ग्रंथि होता है, जो लड़कों में पाई जाती है। माँ के प्रति प्रेम ज्यादा होता है। इलेक्ट्रा जो होता है प्रीत ग्रंथि पाई जाती है, लड़कियों में यह ग्रंथि पाई जाती है। पिता के प्रति ज्यादा प्रेम होता है। लिंग के प्रति ईर्षा का स्वभाव लिंग का प्रधान में अवस्था में आता है ना। और अव्यक्त अवस्था में देखिएगा, ये 6 से 12 वर्ष होता है। इस अवस्था में बालक किसी भी प्रकार का काम व्यवहार नहीं करता है। जननांगी अवस्था जो 13 वर्ष से लगातार होता है ना। विषम लैंगिक प्रेम या समलैंगिक प्रेम होता है इसी अवस्था में। नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन करने वाला युग था एडल, हर्नी, इरेक्रोम, इरेक्सन, सुल्वीनान। इसके अनुसार व्यक्तित्व केवल जैविक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, अपितु सामाजिक कारकों से भी प्रभावित होता है। इन्होंने व्यक्ति की आशावादी छवि के ऊपर बल दिया है, ठीक ना। जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे, एरिक इरिक्सन थे। इनके अनुसार व्यक्तित्व का विकास जीवन पर्यंत चलता है। मानववादी सिद्धांत प्रतिपादन थे मैस्लो, रोजर। इनके अनुसार व्यक्तित्व आत्मगत अनुभूतियों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। शील गुण उपागम सिद्धांत प्रतिपादन कौन थे, तो आलपोर्ट कैटेल, है ना। और कैर्डिनल
वह गुण जिसमें हमारा समूह संपूर्ण व्यक्तित्व तथा प्रेरक प्रत्येक कार्य को प्रभावित करता है। जैसे गांधी जी का सत्य व अहिंसा। केंद्रीय हो जाएगा जैसे आत्मविश्वास या सामाजिकता। गौण हो जाएगा जैसे विशेष तरीके से बैठना, खाना और बोलना। प्रतिकारक सिद्धांत या विशेषक सिद्धांत। प्रतिपादक कौन थे? तो इसका कैटल थे। इसके अनुसार सामान्य व्यक्तित्व में 23, असामान्य व्यक्ति में से 12, ठीक है, 16 प्रधान गुण पाए जाते हैं। नोट, कैटल ने व्यक्तित्व मापन के लिए 16 कारक प्रश्नावली का निर्माण किया है। सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। प्रतिपादन कौन थे? तो अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर जो थे सहयोगी थे। पुस्तक सामाजिक अधिगम या व्यक्तित्व का विकास। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति निर्माण में अनुकरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और अगला देखिएगा, स्वप्रत्यय सिद्धांत। प्रतिपादन कौन थे? तो कार्ल रोजर थे। मार्ग सिद्धांत, हेनरी मूरे। मानव का व्यवहार वातावरण द्वारा उत्पन्न 40 मांगों से प्रेरित होता है। शारीरिक संरचना सिद्धांत। प्रतिपादन कौन थे? शेल्डन थे। इसमें शरीर संरचना व्यक्तित्व के संबंध पर बल दिया जाता है। व्यक्तित्व का मापन, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण, प्रेक्षेपी और मनोविश्लेषण। आत्मनिष्ठ विधियां, आत्मकथा निरीक्षण विधियां विलियम हुंट और टिचनर थे। अर्थ का स्वयं द्वारा निरीक्षण करना। ठीक है, अगला देखिएगा, व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन इतिहास विधि। टाइडमैन का था ये। असामान्य व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, जैसे बाल अपराधी, समस्यात्मक बालक का। प्रश्नावली विधि, इसका जो जनक था सुकरात था, प्रश्नावली का, है ना। और मनोविज्ञान में शुरुआत वुडवर्थ। प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है: मुक्त प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। याद रखिएगा इसको। नोट में देखिएगा, 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तित्व का मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। साक्षात्कार विधि, है ना, 2 प्रकार के हैं: आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान करना, औपचारिक, प्रतियोगी, और अनौपचारिक, मानसिक होता है। वस्तुनिष्ठ विधियां। अगला देखिएगा, वस्तुनिष्ठ विधियां। निरीक्षण विधि, ये जो है जेबी वाटसन का है। औपचारिक, निर्धारित समय व स्थान। अनौपचारिक में क्या आ जाएगा? समय व स्थान का निर्धारित नहीं होता है। और समाज मिति विधियां मेनोरो ने किया था 1934 में। इस विधि द्वारा किसी भी समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। रेटिंग स्केल या निर्धारित मापनी, है ना, फ्रांसिस गाल्टन ने इसका किया था सर्वप्रथम प्रयोग। फैकलन ने गाल्टन ने 1983 में प्रतिपादन किया था। इसमें 3 या 4 बिंदुओं के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। शारीरिक परीक्षण विधियां, ठीक है। और प्रेक्षण या प्रेक्षेपी विधियां देख लेते हैं अगला, है ना। इसमें क्या है, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? तो सिगमंड फ्राइड थे। इन विधियों द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन में दबी हुई दमित इच्छाओं का पता लगाया जाता था, है ना। इसे इंक ब्लोड टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण भी कहा जाता है। प्रतिपादन कौन था? तो हरमन रोसर्स, है ना, जो 1921 में किए थे और स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 10 कार्ड होते हैं, 5 बिल्कुल काले और 5 अन्य रंग के होते हैं ना, 2 काले व 3 लाल अन्य रंग के होते हैं। टीएटी विधि, है ना, प्रासंगिक अंधबोध परीक्षण। प्रतिपादन कौन था? तो मर्गन व मूरे 1935 में किया था। 30 कार्ड होते हैं इसमें और एक खाली कार्ड होता है। 10 पुरुष 10 महिला 10 दोनों के लिए और एक खाली कार्ड होता है। 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए ये चीज होता है। सीएटी विधि, है ना, इसमें बालक अंतर्बोध परीक्षण। और प्रतिपादन कौन था? तो लियोपोल्ड ब्लैक, है ना, 1948 में। इसमें क्या होता है? 10 कार्ड होते हैं जानवर के। 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होता है विकास क्रिया अर्नेस्ट क्रिस, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस, ठीक है। और FWAT विधि, ये है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, ठीक ना। प्रतिपादन कौन किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने। कब किया था? तो 1889 में। सर्वप्रथम प्रयोग युग व फ्रायड ने किया था, है ना। इन्होंने 50 से 100 शब्द होते हैं। और 5वां देखिएगा, SCT विधि, है ना, वाक्य पूर्ति परीक्षण इसको कहा जाता है। प्रतिपादन कौन किया था? तो पायने व
टेल्डर ने 1930 में किया था। अधूरे वाक्यों का परीक्षण, अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है इसमें। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो एबिंग हॉस ने किया था। नाटक या अभिनय विधि, प्रतिपादक कौन थे? तो मेरो ने किया था, है ना। SAT विधि, इसमें प्रौढ़ बोध परीक्षण किया जाता है। प्रतिपादन लियोपोल्ड बैलॉक ने किया था। इसमें 16 कार्ड होते हैं। 50 वर्ष से अधिक उम्र की व्यक्तियों के लिए किया जाता है ना। मेजक परीक्षण प्रतिपादन कौन किया था? तो वे लोवेनफील्ड ने किया था इसका प्रतिपादन। और चित्र कहानियां बनाओ परीक्षण प्रतिपादन कौन था? तो स्नीडमैन ने किया था इसका प्रतिपादन। घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण प्रतिपादन कौन किया था? तो बग ने किया था। ड्रॉ ए पर्सन परीक्षण तो प्रतिपादन कौन किया था? मैक होवर ने किया था। 1926 में इसका प्रतिपादन किया था। और अगला देखिएगा, मनोविश्लेषण विधि साहचर्य, स्वतंत्र साहचर्य विधि सिगमंड फ्राइड, स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड। नोट, व्यक्ति मनोविज्ञान के जनक एडलर हैं, याद रखिएगा इसका। अगला टॉपिक देख लेते हैं, समायोजन या कुसमायोजन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके जो सिलेबस में है उसमें ये जो टॉपिक है बना हुआ है, ठीक है ना।